तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य, आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। ध्यान से सभी सुनना, मैं ये कहूँगी सबसे। शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति का विवरण देते हुए हमने प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य के खतरों की चर्चा की थी। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको बुक्स में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको क्योंकि लोग सोचते हैं, जितने ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि बुक्स में बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तो बुक है और समझ में भी नहीं आएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पर डे भी एक चैप्टर, अगर आप रोज़ अगर एक वीडियो भी देखते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। मानवीय समाज द्वारा पर्यावरण किस सीमा तक व किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इस बात से स्वस्थ व्यवस्थाएं घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब घनिष्ठ मतलब कह सकते हैं मजबूत तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, संबंधित है। आइए अब हम स्वास्थ्य पक्षों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के तौर पर हमारे लिए जाने वाले जल व भोजन का, हमारे द्वारा लिए जाने वाले जल व भोजन का हमारे भौतिक स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। यदि पीने का पानी प्रदूषित होगा तो निस्संदेह रोग फैलेगा। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ती जा रही हूँ और आपको ये चीज़ सुनना होगा। जहाँ मुश्किल आएगा मैं आपको समझा दूँगी। तो अंततः पीने का पानी स्वच्छ व रोगमुक्त होना आवश्यक है। मतलब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, रोगमुक्त होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए व रोगमुक्त होना आवश्यक है। उन सभी रोगों में जो मानव जीवन के लिए अत्यधिक घातक है, उनमें से सिर्फ चेचक का ही पूर्ण उन्मूलन हो पाया है, पूरी तरह से खत्म हो पाया है। भारत में जहाँ गेहूँ, दालें तथा चावल भोजन का मुख्य भाग है, वहाँ कीटनाशकों के व्यापक व दुर्भाग्यपूर्ण छिड़काव के कारण डीडीटी तथा बीएचसी के विषैले अवशेष अनजाने में लोगों के पेट में पहुँच जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार अनजाने में खाए जाने वाले इन विषैले अवशेषों की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत बारीक होती है, फिर भी इस स्तर का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित खतरे के स्तर से कहीं अधिक है। सर्वेक्षणों से पता चलता है, जब जांच पड़ताल की जाती है, सर्वेक्षणों से पता चलता है कि DDT, BHC जैसे विषैले कीटनाशक खदानों में प्रवेश कर जाते हैं और भारतीयों के भोजन को विषाक्त कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं। माताओं के स्तन से निकलने वाले दूध में DDT की बहुत सूक्ष्म मात्रा पाई गई है, जो निंदनीय बात है। बाजार में उपलब्ध शिशु आहार भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। जो बच्चे जो खाते हैं, उनकी पोशाक, उनका जो आहार होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट हो रखी है। और ये भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है कि बच्चे के जो आहार, जिसका भोजन है, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट डाली जा रही है। तो बाजार में उपलब्ध शिशु आहार भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। विशेषज्ञों की मान्यता है कि इसमें न केवल शिशुओं की वर्तमान पीढ़ी दुष्प्रभावित हो रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी दुष्प्रभावित होंगी। मतलब खतरा पड़ रहा है, बच्चों के जो भोजन है कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ रहा है। और ये अभी के वर्तमान की बात नहीं, अगर अभी ऐसी बात है तो आने वाले टाइम में भी इससे और ज़्यादा खतरा हो सकता है। समाज व्यवस्थाएं तथा चिकित्सालय एवं अन्य संबंध स्वास्थ्य सेवाएं जैसी संस्थाएं भी इन शनै भोजन वृषण या विषकीकरण के कारण काम के बोझ से लदी जा रही है। निरीक्षण व
निरीक्षण व अन्य कदमों के माध्यम से भोजन के मिलावट को रोकने के लिए बने सभी अधिनियमों को कड़ाई से लागू करना आवश्यक है। आइए अब हम भोजन प्रदूषण, जीव विष, रासायनिक बहिस्राव तथा कीटनाशकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव का अध्ययन करें। तो इसमें यही चीज़ें थी कि आजकल माँ से लेकर बच्चे तक या बड़ों से लेकर बूढ़े तक कहीं ना कहीं हर चीज़ में मिलावट हो रही है। अगर पानी स्वस्थ नहीं होगा तो इंसान बीमार पड़ जाएगा, जो ये बात अच्छी नहीं है। रोग फैल जाएंगे। अगर बच्चों की बात की जाए, अगर उनका जो आहार है उसमें भी मिलावट की जा रही है तो आने वाले जो पीढ़ियां होंगी उनमें तो स्वाभाविक है कि जब वर्तमान में अगर ऐसा होगा तो आने वाले ज़माने में भी ऐसा ही होगा। तो जो मिलावट है और जो सरकार हैं जो निरीक्षण कर रही हैं, जो कह सकते हैं विशेषज्ञ हैं जो इस चीज़ के जो निरीक्षण करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके तले दबे जा रहे हैं। इसका जो बोझ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इस मिलावट दुनिया का कह सकते हैं बोझ बढ़ता जा रहा है और इसका कड़ी से कड़ी कह सकते हैं एकदम कड़ाई तरीके से इसको लागू करना आवश्यक है कि इस पर रोक लगे। इसलिए इसका कड़ाई से पालन करना ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं भोजन प्रदूषण के बारे में। ये अधिक निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, मतलब निश्चित तरीके से कहा जाए तो नहीं कहा जा सकता कि भोजन दूषण के अंततः परिणाम क्या होंगे। यद्यपि इसके कुछ ठोस संकेत अवश्य उपलब्ध हैं। 1975 से 10 वर्षों के अंदर कर्नाटक के चिकमंगलूर व शिमांगा जिलों में लगभग 300 व्यक्तियों को गठिया का रोग हो गया था। इसके कारण अनेक लोगों को गंभीर व्यक्तिगत त्रासदियों को झेलना पड़ा। इसी प्रकार की एक और त्रासदी 1975 में घटित हुई। कब? 1975 में घटित हुई। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में खदानों के संरक्षण हेतु किसान BHC का प्रयोग कर रहे थे। जिन लोगों ने इस खाद्यान्न को लिया उन्हें गंभीर चक्कर आने शुरू हो गए। मतलब मिलावट कह सकते हैं, खाद्यान्नों में मिलावट, जिससे जिन लोगों ने उस खाद्यान्न को लिया उन्हें चक्कर आना शुरू हो गया। कीटनाशकों से मानवीय स्वास्थ्य को ये खतरा है कि ये प्रायः मानवीय शरीर में प्रविष्ट कर, मतलब अंदर पहुंच जाते हैं मानव शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं तथा वहाँ संचित होते रहते हैं, वहाँ इकट्ठा होते रहते हैं। जब भी BHC व DDT जैसे कीटनाशक अनजाने में पेट में पहुँचते हैं तो ये सीधे छोटी आंतों में पहुँच जाते हैं। छोटी आंत होती है उसमें पहुँच जाते हैं। वहाँ ये उन वसीय ऊतकों को, फैटी टिश्यू जिसे कहते हैं, वसीय ऊतकों में घुस जाते हैं जो शरीर के कुल भार का 10% होते हैं। ये कीटनाशक प्रायः वृक्क मतलब होता है किडनी, युक्त मतलब होता है लीवर व हृदय व थायराइड जैसी महत्वपूर्ण मानवीय अंगों के साथ जुड़ जाते हैं। जितने भी चीज़ें हैं ये कहाँ शुरू हो जाते हैं, कहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं, लीवर में, किडनी में, वहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं, संचित होने लग जाते हैं। देखिए पढ़ते हैं अब जीव विष का प्रभाव क्या पड़ता है। जीव विष के कारण, जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं, जीव विषों के कारण चिंता, क्या प्रभाव पड़ता है। जब सारी चीज़ें शरीर में पहुँच जाती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो जीव विषयों के कारण चिंता रहती है, अनिद्रा मतलब नींद ना आना रात में, अवसाद, डिप्रेशन रहना जैसे स्वास्थ्य संबंधी मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं। सिर दर्द, स्मरण शक्ति, कहार से जो चीज़ें याद करने की जो शक्ति होती है वो भी कमी होने लग जाती है उसमें। शरीर का कांपना, धुंधली दृष्टि मतलब धुंधला दिखाई देना, यहाँ तक कि स्नायु तंत्र का बिगड़ना, जिसमें कह सकते हैं नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है। ये सब लक्षण मैथिलियन व अन्य कीटनाशक दवाओं के लंबे समय तक संपर्क में आने से घटित होते। आगे पढ़ते हैं। ये समस्या ये है कि कीटनाशकों व रोगों के माध्य
माध्य संबंध सिद्ध करना सरल नहीं है, क्योंकि कीटनाशकों का भोजन के माध्यम से अंतर्ग्रहण विषाकृत प्रभाव प्रत्यक्ष में दिखाई देने में लग जाते हैं। अब इस बात पर विवाद चल रहा है कि क्या भोजन के माध्यम से कीटनाशकों के अंतर्ग्रहण विषाक्त प्रभाव प्रत्यक्ष में दिखाई देने लग जाते हैं। अब इस बात पर विवाद चल रहा है कि क्या भोजन के माध्यम से कीटनाशकों के अंतर्ग्रहण के कारण कैंसर होता है या नहीं। जो कीटाणु होते हैं वो पेट के अंदर जब चले जाते हैं तो क्या इससे कैंसर रोग होता है या नहीं, इस पर विवाद चल रहा है, इस पर बहस चल रही है। भोपाल गैस त्रसादी का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि रसायनों से होने वाले मानवीय स्वास्थ्य की हानि के दूरगामी परिणामों के बहुत सीमित पक्षों को ही देखा या खोजा जा सकता है। सब्जियों पर कीटनाशकों के छिड़काव के कारण विषाक्त बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती है। मतलब जो कह सकते हैं विषैली चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये अधिकतर फूल गोभी के संदर्भ में होता है। फूल गोभी पे जल्दी प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसे सफ़ेद बनाने के लिए उस पर छिड़काव किया जाता है। भिंडी को नीले थोथे के घोल में डुबाया जाता है ताकि वह मनमोहक हरे रंग की दिखाई दे। इसके अतिरिक्त इस नियम का प्राय उल्लंघन होता है कि फसल काटने के एक सप्ताह पूर्व के समय में कोई छिड़काव नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए उठाए जाने वाले रोकथाम वाले कदमों से ये सुझाया गया है कि खाद्य वस्तुओं को जल से धोकर सिरके में डुबाने से काफ़ी हद तक जीव विष को हटाया जा सकता है। जब सिरके में डुबा दिया जाएगा तो जो भी जीव विष होंगे उसको हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शोध के द्वारा ये भी पता चला है कि पीसी लाल मिर्च व हल्दी के रंगों को गहरा करने के लिए खतरनाक गैर कानूनी रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल मिर्ची में कलर डाल दिया जाता है ताकि वो और लाल अच्छे से दिखे, और हल्दी में भी मिलावट कर दी जाती है जो गैर कानूनी है। सरसों के तेल में अलसी के तेल व पिछले अग्रमोन तेल, सफेद नमक व शहद की मिलावट की जाती है। अग्रमोन तेल के कारण हाथ पांव सूज जाते हैं। अब सरसों के तेल में मिलावट की जाती है अग्रमोन की, उससे क्या होता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है, वह अंधापन भी हो सकता है। अंततः अभी तक पूरी तरह ये नहीं जाना गया कि पर्यावरण संबंधी खतरे किस सीमा तक शारीरिक बीमारियां फैला सकते हैं। अभी तक पूरी तरह नहीं जान पाया गया है। तो इसमें हमने यही पढ़ा कि जीव विष का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पर। कोई चीज़ मिलावट कितनी चीज़ें हो रही हैं, शरीर अगर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें सिर दर्द होने लग जाता है, शरीर में सूजन हो जाती है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, हमारा जो स्नायु तंत्र है वो बिगड़ने लग जाता है। मतलब शरीर कहीं ना कहीं हिस्सों में प्रभाव पड़ने लग जाता है। और इसमें देखा है आपने कि लाल मिर्च में मिलावट, हल्दी में मिलावट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक बहिस्त्राव का प्रभाव। स्वास्थ्य संबंधी खतरों में समस्याओं का एक अन्य स्रोत रासायनिक बहिस्त्राव का विवेकहीन ढंग से नदियों में तथा खेतों में विसर्जन है। जो भी चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट्रियों से गंदा पदार्थ निकलता है, जो लिक्विड अवस्था में निकलता है, उसे कहाँ नदियों में फेंका जाने लग जाता है, जिससे कहीं ना कहीं नदियाँ भी प्रभाव में पड़ जाती है, उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है नदियों पर भी। स्वास्थ्य संबंधी खतरों का ये एक प्रमुख स्रोत है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि शहरी केंद्रों में मोटर गाड़ियों का धुआं वायुमंडल को विषाक्त कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। इस धुएं में मैग्नीज व शीशे की काफ़ी बड़ी मात्रा होती है। किसकी? मैग्नीज व शीशे की काफ़ी बड़ी मात्रा होती है। ये जल व भोजन के स्रोतों पर जाकर जम जाते हैं। कहाँ पर? जो जल होता है और भोजन के जो भी स्रोत होते हैं उस पर जाकर जम जाता है। यदि धुएं का मनुष्यों और विशेषतः बच्चों में खतरे की सीमा से अधिक अवशोषण हो जाए तो ये तंत्रिकाओं को नष्ट कर सकता है। जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको भी नष्ट कर सकता है अगर ये धुआं ज़्यादा पर बच्चे के प्रभाव में आ जाए।
थोड़ा प्रभाव अगर जमा दिया तो कहीं ना कहीं जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उसको भी नष्ट कर सकता है, वह मौत का कारण बन सकता है। स्पष्ट है कि समाज व्यवस्था गलत तरीके से चल रही है, मानवीय जीवन खतरे में है, क्योंकि उस पर रोक टोक लग ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं लग रहा है। अभी भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ, धुआं, ये सब चीज़ें अभी भी देखी जा सकती हैं। तो समाज व्यवस्था गलत तरीके से चल रही है, मानवीय जीवन खतरे में है। दूसरी अन्य समस्या ये है कि क्या टिन, प्लास्टिक, कागज़ आदि की औद्योगिक पैकिंग समुचित रूप से सुरक्षित है। जो उद्योग जो होते हैं उसमें जो पैकिंग की जाती है किसी भी चीज़ की, खाने पीने जैसी चीज़ों से, तो क्या ये जो पैकिंग की जाती है क्या ये समुचित रूप से सुरक्षित है, क्या ये सही है? आगे बढ़ते हैं। कृषि में ये समस्या अत्यंत गंभीर है, क्योंकि कृषि अनेक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रतिबंध है। अंततः पिछले 50 वर्षों में धीरे धीरे कीटनाशकों छिड़काव का प्रयोग पहले से 10 गुना बढ़ गया है। पहले इतना नहीं ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब की बात की जाए तो छिड़काव बहुत ज़्यादा किया जाता है। कृषि में कीटनाशक पूर्ण रूप में एक आवश्यक अंग बन गए हैं। प्रयुक्त किए जा रहे कीटनाशक आसानी से निरापद अथवा अप्रभावी नहीं होते, बल्कि अवशोषण के 20 वर्ष बाद भी इनके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। भूमि इन कीटनाशकों को अवशोषित कर लेती है। जो कीटनाशक होते हैं भूमि इसको अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे बाद में इन्हीं फसल व भूजल अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ व वन्य जीवन भी इनका दुष्प्रभाव झेलते हैं। जो पेड़ होते हैं और जो वन्य जीवन होता है वो भी उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इस तरह मनुष्य ही इस शरण के शिकार नहीं होते, अपितु पशु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं और मिट्टी आदि भी इसका शिकार होते हैं। साफ है कि संपूर्ण समाज व्यवस्था की क्षमता दांव पर लगी हुई है, क्योंकि सभी इसके प्रभाव में अब आ रहे हैं। सिर्फ शाकाहारी भोजन ही दूषित नहीं होता, अपितु मांसाहारी भोजन भी दूषित होता है। क्योंकि शाकाहारी भोजन इसलिए कहा है क्योंकि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जब उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव जो चीज़ों का जो हमने पढ़ा, धुआं, सारी चीज़ें जो छिड़काव किया जाता है, तो इन सबको शाकाहारी कहा गया है, हरी चीज़ों को शाकाहारी कहा गया है। तो सिर्फ शाकाहारी भोजन ही दूषित नहीं होता, अपितु मांसाहारी भोजन भी दूषित होता है। कीटनाशकों के छिड़काव युक्त घास व चारे को पशु खाते हैं। इस प्रकार वह DDT की काफ़ी मात्रा अवशोषित कर लेते हैं, जो उनके मांस, दूध व अंडों में जमा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कीटनाशक खतरा। 1980 के दशक में कीटनाशक का खतरा गंभीर माना गया। यद्यपि खाद्य एवं कृषि संगठन ने भोजन के 1500 नमूनों का विश्लेषण किया। इनमें लगभग सभी DDT व BHC से दूषित थे। 15% से अधिक नमूनों में कीटनाशकों की उपस्थिति खतरे के स्तर से कहीं बहुत अधिक थी। ये निष्कर्ष चेतावनीपूर्ण थे। स्तनपान कराने वाली 50 माताओं के दूध के भारत के नमूनों में अन्य देशों के नमूनों की तुलना में DDT व BHC के अवशेष 4 गुना अधिक थे। प्रदूषण की श्रृंखला को इस चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, प्रदूषण आपको चित्र के माध्यम से और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, नदी नालों में कूड़ा करकट फेंकना, धुआं, किस तरह फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, पूरा गंध फैलाया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रदूषण श्रृंखला दिखाया गया है आपको। वर्तमान स्थिति में शिशु दूध व भोजन
शिशु दूध व भोजन के माध्यम से निरापद सेफ सीमा से 3 गुना अधिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार कीटनाशकों का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत रूप से निरापद है। इस विषय पर भारत में विविध स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर अध्ययन नहीं किया गया है। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के प्रकाशक होने तक पाश्चात्य देशों मतलब पश्चिमी देशों में भी यही सहज उपेक्षा का भाव था। इस पुस्तक को आनुवांशिकी प्राणीशास्त्री रैचल कार्सन ने लिखा था। इसमें बताया गया है कि व्यापक पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कीटनाशकों के कारण हो रही है। जो समस्याएं हो रही हैं किन के कारण हो रही है? कीटनाशकों के कारण हो रही हैं। प्राय हर दिन ही अनेक संस्थाओं द्वारा शोध पर आधारित रिपोर्ट अखबार में निकलती है कि जल, दूध, फल, सब्जी, अंडे, मांस, आटे और पीने के पानी तथा अन्य बोतलों में मिलने वाली पेय वस्तुएं जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये सारी चीज़ें पेय वस्तुओं में विषैले तत्व पाए जाते हैं। राजस्थान में शिशुओं के मस्तिष्क को नष्ट करने वाली कीटनाशक के बारे में और केरल में कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक के बारे में रिपोर्ट प्रकाश में आई है। ICMR ने भारत के 12 राज्यों में 7 साल तक शोध के बाद ये दुग्ध पदार्थों में DDT तथा DHCH नामक कीटनाशकों के अवशेष पाए जाते हैं। कीटनाशकों के अवशेष मिलते हैं, इनमें चीज़ें मिलती हैं कीटनाशकों का। 2003 में JRD टाटा मेमोरियल भाषण को देते हुए उन्होंने भाषण देते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत में कीटनाशकों पर नीति बनाने पर जोर दिया कि इस पर नीति बनानी चाहिए। किसने? डॉक्टर स्वामीनाथन ने। अगर प्रश्न आ जाए कि भोजन प्रदूषण से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो आप इससे जुड़ी हर चीज़ लिख सकते हैं जो आप सुन रहे हैं। किस प्रकार मिलावट की जा रही है, सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए कीटनाशकों व रासायनिकों को कम हानिकारक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सर्वप्रथम, सभी कीटनाशकों का दुरुपयोग नहीं किया जाए। दूसरा है, फसल काटने से पहले 1 सप्ताह के समय कोई छिड़काव नहीं हो। इस प्रकार कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु कीटनाशक प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। और तीसरा है, कीटों के विरुद्ध लड़ाई में उनके प्राकृतिक शत्रु अर्थात बड़े कीटों को प्रयुक्त किया जाए। चौथा है, कानूनों के तहत उद्योगों द्वारा नदियों में अनुप्रचारित रासायनिक बहिस्राव के विसर्जन को रोका जाए। जो नदियों से, जो फैक्ट्रियों से गंदा पदार्थ निकलता है उसको नदियों में डालने से रोका जाए। पांचवा है, DDT व PHC जैसे खतरनाक कीटनाशकों को कम खतरनाक कीटनाशकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जो कम खतरनाक है उसको यूज में ज़्यादा लाया जाना चाहिए। अंत है, विभिन्न भोजन सामग्रियों में जो विषैली चीज़ें होती हैं, विषाक्त स्तर की चेतावनी देने के लिए जानकारी इकट्ठी करने हेतु बाजार सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाए। अंततः पूर्ण नीतिगत स्पष्टता की आवश्यकता है, जिसमें मानव के हित में कीटों के विरुद्ध संघर्ष को छेड़ना है, ताकि यह लड़ाई मानव के स्वास्थ्य के विरुद्ध न रहे। निश्चय ही ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ पे जो ध्यान दिया जाए, ये करना मुश्किल है। धनी देशों को भी नए कम खतरनाक कीटनाशकों को विकसित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समाज का भविष्य इन खतरनाक रसायनों के उन्मूलन पर निर्भर है, इसके खत्म होने पर ही निर्भर है। इनको अतिशीघ्र कम खतरनाक रसायनों द्वारा प्रतिस्थापित कर देना आवश्यक है। जो कम खतरनाक रसायन हैं उनका उपयोग कर लेना ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा खतरनाक है उनका उपयोग करना सही नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा जो भोजन प्रदूषण है उस पर क्या क्या चीज़ें हमने जानी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वनों का दोहन। वनों के दोहन में आगे पढ़ेंगे।